I am Mahnoor Siddiqui from Noor's Concept Academy, and I am uploading the first lecture of Chemistry class 9th, and the chapter name is Fundamentals of Chemistry. As I have completed my matriculation from Federal Board, so I have the books of National Book Foundation (NBF), and the first chapter in this chemistry book is Fundamentals of Chemistry, and the first topic is Branches of Chemistry. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry, the definition of chemistry is the science that examines the materials of the universe and the changes that takes place in the materials. मीन्स कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है, ऐसी एक साइंस है जो कि हमें उन मटेरियल्स के बारे में बताती है जो हम यूनिवर्स में स्टडी करते हैं, यानी जो हमारे पास यूनिवर्स जिस चीज़ से बनी है, जिस चीज़ जो हमारे पास केमिकल जो एलिमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री जो है हम इसकी 8 मेजर डिवीजन्स हैं, ठीक है, 8 मेजर ब्रांचेज में हम इनको डिवाइड करते हैं, जिनके नेम्स हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्या है कि हम मैटर को और लॉज़ को, थेरीज़ वगैरह को देखते हैं, वो थेरीज़ और वो लॉज़ जो कि हमारे पास हमें बताती हैं कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना है, किस तरह उसके चेंजेस उस मैटर में अकर हो रहे हैं, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। फ़िज़िक्स एक तरह फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, ये जिस तरह फ़िज़िक्स में हम लॉज़ और थेरीज़ पढ़ते हैं, इसी तरह हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम मैटर के लॉज़ वगैरह पढ़ते हैं, वो लॉज़ जो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं मैटर के और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में। अब आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में होती है, यानी वो कंपाउंड्स यानी जिनमें कार्बन मौजूद है। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसा हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ऐसे कंपाउंड जैसा आपकी बुक में मेंशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन तो प्रेजेंट है, हमें कार्बन का पता चल रहा है कि कार्बन है, लेकिन ये जो है कंपाउंड्स इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं कर सकते। ये क्या है, ये इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं वो कंपाउंड्स जो कि इसके ऑर्गेनिक के अलावा आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे है फोर्थ बायोकेमिस्ट्री एज बायो इज़ रिलेटेड टू द बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द मैटर। तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में हम वो चीज़ें स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास मैटर की चेंज को बताती हैं, यानी कि बॉडी में जो हमारे पास केमिकल चेंजेस या जो हमारे पास फिज़िकल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या कोई भी बॉडी हो सकती है, प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या कोई इंसेक्ट वगैरह, उसमें जो भी चेंजेस होती हैं केमिकल और फिज़िकल चेंजेस, उसको हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम उन मेथड्स और उन टेक्नोलॉजीज़ को हम स्टडी करते हैं इसमें जो हमें हेल्प करती हैं लार्ज स्केल पर डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में, यानी यूज़फुल सब्सटेंस हम बनाते हैं। जैसे हमारे पास अमोनिया आ गई, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं, खादें वगैरह, डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं, डिफरेंट एसिड वगैरह बनाते हैं, तो वो हमारे पास सारी स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाती है। अब है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है कि जो वो ब्रांच जो हमारे पास एटम्स के जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो चेंजेस हो रही होती हैं, यानी जो हमें पता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, उसके स्टडी जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो छोटे एटॉमिक्स न्यूक्लियाई होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं, इस तरह के जो बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, उनकी स्टडी भी हम यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास उन केमिकल्स की और उन सब्सटेंसेस की स्टडी है जो कि इन्वायरमेंट को हमारी पॉल्यूटेड कर रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट की पॉल्यूशन का बाइस बनते हैं, तो उनकी स्टडी को हम लोग जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो हमारे पास मेथड्स और उन इंस्ट्रूमेंट्स को बताती है जिनके थ्रू हम लोग किसी मैटर की कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं, यानी उस मैटर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उस मैटर में कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में प्रेजेंट है, उसको एनालाइज करने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास मैंने बनाया है, एक टेबल से बनाया है, आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखें तो आपको इजी हो जाएगा। पहले नेम्स याद कर लें और फिर आप जो है इनके बेसिक पॉइंट्स जो है वो याद कर लें, तो आप लोगों को ईज़िली जो है ये इसकी ब्रांचेस वगैरह स्टडी हो जाएंगी आपसे। अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी ये हमारे पास कह रहा है कि आपने बताएं कि पॉइंट्स बताएं कि आप कौन सी केमिस्ट्री जो है वो कौन सा वाला पॉइंट किस केमिस्ट्री के हिसाब से। अब देखें फर्स्ट जो वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट, एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा है और उसकी स्टेट बता रहा है, यानी फिजिकल स्टेट उसकी कैसी है, गैसियस या सॉलिड, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड उसने हमें उसे हिंट दे दिया, तो वो ऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगी। इसी तरह स्टडी ऑफ उसने कहा कंपोनेंट्स ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है उन कंपाउंड से जो कि कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा भी हो सकते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो कार्बोनेट्स वगैरह हैं, ये सारे जो हैं ये भी हम इनको इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, दो इनमें कार्बन प्रेजेंट है फिर भी। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है एसिटिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड क्योंकि हमें पता है एसिटिक एसिड असल में एक बैक्टीरिया है, उससे हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है, यानी यीस्ट से है बैक्टीरिया, उससे हम हासिल करते हैं। तो ये क्या है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब क्या है वो कह रहा है टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़, ठीक है, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल में आ जाएगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एसिटिक एसिड की, ये हम प्रोड्यूस हम लोग जो है एसिटिक एसिड को करते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था डिफरेंट एसिड वगैरह। तो ये एसिड जो है इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रेजेंट होता है, बनाया जाता है, इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशंस और रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन्स वगैरह, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडिएशन निकलती हैं, तो ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फिर क्या है कि जो कंपाउंड जो आपको ड्राइव फ्रॉम इट, जो कि कंपाउंड से ड्राइव हुए होते हैं, तो वो हम उनको स्टडी करते हैं, यानी उनके एडवर्स इफेक्ट्स, यानी जो कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स के जो डेरिवेटिव्स वगैरह हैं उनके जो इफेक्ट होता है हमारे पास इन्वायरमेंट पे या जिस चीज़ पे भी इफेक्ट हो रहा है, तो हम उनको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फिर क्या है मेथड जो है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशंस के मेथड हैं कि हम लोग कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, परसेंटेज, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड कितनी परसेंटेज में एक एलिमेंट में या एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट, तो उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे, यानी एनालिसिस करते हैं हम उसका, स्टडी करते हैं उसको। फिर ये जो अगली एग्जाम्पल उन्हें असेसमेंट वगैरह आपको दी हुई है कि आप लोगों ने ये बताना है कि कौन सी इसमें कौन सी जो है वो लगती है, कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच इसमें आएगी, तो ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक वो दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये बॉक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, बॉक्स के साथ साथ करते रहिए करें। एम्पिडोकल्स जो है वो उसने क्या कहा था कि हर मैटर जो है अर्थ का वो 4 एलिमेंट्स से मिलके बना है, उसने इनको एलिमेंट्स का नाम दिया जो है अर्थ, वाटर, फायर और एयर। अब जो प्लेटो था वो उसने क्या किया, एम्पिडोकलस का ही जो आइडिया था वो उसने अडॉप्ट किया, वही लिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसने भी इन्हीं 4 सब्सटेंसेस को डिफ़ाइन किया था। अब क्या है उसका सक्सेस, यानी उसके बाद एक एरिस्टोटल था साइंटिस्ट आया, उसने जो है वो भी उस 4 एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को ही लिया। उसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसका उसने कहा कि उनको हम एलिमेंट्स को किसी भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हॉट वर्सेस कोल्ड, यानी कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, या वेट वर्सेस ड्राई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग क्लेन एंड ओवन कुड बी दो ऑफ एज ड्राइविंग ऑफ वाटर एंड एडिंग फायर ट्रांसफॉर्मिंग क्ले टू अ पॉट, ठीक है, यानी हम उस क्ले को गर्म करके उसको हर पानी में डाल के ठंडा करके फिर हम उसको पॉट होता है वो अब हमारे पास गुलदान वगैरह या क्ले की जो मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं, हम वो उनसे बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वाटर जो है कोल्ड और वेट होता है, ठीक है, फॉल्स फ्रॉम द स्काई एज रेन व्हेन एयर हॉट एंड वाटर कूल्स डाउन, ठीक है, यानी जब हवा ठंडी हो जाती है या कह रहे हैं तो वो क्या है, वो पानी की शक्ल में हमारे पास रेन की फॉर्म में गिरना शुरू हो जाती है। तो ग्रीक कंसेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स एक्साइटेड टू मोर देन 2000, यानी ये जो कंसेप्ट है ये 2000 साल से ज़्यादा तक ऐसे ही रहा, यानी इसी को साइंटिस्ट लेके आगे चलते रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आर्शिमीदेस जो था वो एक ग्रीक फिलोसफर था और मैथमेटिशियन था, उसने मुख्तलिफ वार मशीन्स बनाई थी, ठीक है। ये आर्शिमीदेस ग्रीक एम्पायर जो था वहाँ पे उसने उसको एक टास्क दिया कि वो डिटरमाइन करे कि उसका क्राउन जो है वो प्योर गोल्ड का है या इम्प्योर गोल्ड का है। अब उसने क्या किया कि वो उसने टास्क ले लिया, ठीक है, उसने उस पर सोचना शुरू किया। वो क्या था, वो उसको ये बात पता थी कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस, यानी अब जैसे हम पत्थर जो है किसी पानी में डालें तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है, तो यानी उसे ये पता था कि वो उस वॉल्यूम का, यानी जो उस पत्थर है उसका वॉल्यूम हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उस वॉल्यूम से जितना पानी ऊपर आया है उसके वॉल्यूम से। तो उसे ये बात पता थी कि जितना हम उसमें वॉल्यूम जो है किसी ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन कर सकते हैं उस वॉल्यूम से जो कि उसने लिक्विड डिस्प्लेस, यानी लिक्विड की जगह जो उसने ली है वो वॉल्यूम बना के हम उसको फाइंड कर सकते हैं। व्हेन इमर्ज्ड इन द लिक्विड, यानी जब उसे लिक्विड में इंटर किया जाए। वन डे व्हेन ही वाज टेकिंग बाथ, नहा रहा था वो, ही ऑब्जर्व दैट मोर वाटर ओवरफ्लोड द बाथ टैंक एज सिंकिंग, यानी उसने देखा कि जब वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो वो पानी जो है वो बहता जा रहा है, ठीक है। उसने नोटिस किया कि वो अपने आप को वेटलेस फील कर रहा है जिस तरह पानी में वो डूबता जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट द लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर ओवरफ्लो, यानी जितना वेट उसे लग रहा है कि उसका लॉस हुआ है वही वेट जो है वो किसके इक्वल है, उस पानी के इक्वल है जो कि वो बह गया है। अब उसने इसको सोचते हुए इस चीज़ को सोचते हुए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया अपने माइंड में, और उसने कहा कि मैं इस तरह से चेक करूँगा कि क्राउन प्योर है या नहीं है, ठीक है। ही थॉट ही शुड वे द क्राउन एंड इक्वल
वेट ऑफ द प्योर, यानी उसने कहा कि मैं प्योर गोल्ड का वेट और जो क्राउन का वेट है वो करके मेजर करूँगा कि ये प्योर है कि नहीं है। बोथ शुड बी डिप इन वाटर, ठीक है, दोनों को अलग अलग कंटेनर्स में डिप करूँगा पानी के, और मैं देखूँगा कि दोनों ने कितना जो है वो पानी डिस्प्लेस किया, उस हिसाब से रेशो फाइंड करूँगा। इफ़ द क्राउन वाज मेड ऑफ प्योर, अगर क्राउन जो है वो प्योर गोल्ड का हुआ तो वो उतना ही वेट या उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना कि उस प्योर गोल्ड वाले ने किया था। अगर क्राउन जो है इम्प्योर हुआ तो जाहिर है उसकी रिप्लेसमेंट चेंज होगी प्योर गोल्ड से, ठीक है। थिंकिंग दिस ही सो एक्साइटेड दैट ही रैन फ्रॉम द बार शाउटिंग, ठीक है, वो बार से भाग गया। यूरिका कहते हैं, यूरिका का मतलब ग्रीक में मतलब आई हैव फाउंड इट, ठीक है, वो यूरिका से भाग गया। लाइक आर्चिमिडीज डिस्कवर सिंस डेवलप, ठीक है, यानी जो उसकी डिस्कवरी थी उसने डेवलप किया थ्रू ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स रादर दैन बाय स्पेकुलेशन, यानी कि जो लोग पहले से मफरूज़े बना लेते थे उसने आर्चिमिडीज ने प्रूव किया कि नहीं, ये मफरूज़े वगैरह कुछ नहीं होते, आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना होता है पहले किसी चीज़ को प्रूव करने का। अच्छा, अब ये जो डाल्टन्स के पॉइंट है ये एक क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ पे। क्या है कि इन 1803 द ब्रिटिश केमिस्ट जोहन डाल्टन प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक थ्योरी ऑन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द मैटर, दिस थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1803 में जोहन डाल्टन जो था ब्रिटिश केमिस्ट था जिसने एक साइंटिफिक थ्योरी दी थी नेचर ऑफ द मैटर पे, ठीक है। उसके पोस्टुलेट जो हैं वो ये हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसने कहा था कि एटम जो एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है। इंडिविजिबल यानी पार्टिकल्स ऐसे जो कि डिवाइड नहीं हो सकते फर्दर। अब देखें, जिस तरह हमारे पास कोई पेपर है, कागज़ है, हम उसको छोटा करते जाएँ हम इसको इतना छोटा कर लें कि हमारे पास बिल्कुल एक नुक्ते के बराबर जो है वो एक कागज़ रह जाए, तो हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये पोस्टुलेट गलत साबित हुआ था, क्योंकि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। फर्दर डिवाइड किस होता है, एटम में हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो उसकी फर्दर डिवीजन से ही पता चला है ना, तो एटम्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। ये पॉइंट इसका फिर गलत साबित हो गया था बाद में। लेकिन इस वक्त जो है डाल्टन के पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो डाल्टन के पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं। अच्छा, एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। वो कह रहे हैं कि पार्टिकुलर एलिमेंट यानी अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे उन सब का मास जो है वो सेम होगा और सबकी वॉल्यूम सेम होगी। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज, दे कंबाइन इन सिंपल रेशियोज, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वो या तो सेपरेट होते हैं दो एटम, या फिर जुड़ते हैं, या फिर रीअरेंजमेंट हो जाती है उनकी। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो वो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो मिल के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी एटम्स को ना हम खुद से बना सकते हैं और ना एटम्स को हम खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Dalton was able to explain quantitative results that scientists of his time that obtained in their experiments. He nicely explained the law of chemical combinations, यानी chemical combinations यानी chemicals किस तरह combine होते हैं उसने explain किया। His brilliant work became the main stimulus for the rapid progress of the chemistry during 19th century. However, series of experiments that were performed in 1850s and beginning of 20th century clearly demonstrate the atom is divisible, ठीक है। 1850s और बाद की जो 20th century की जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उन्होंने ये प्रूव किया कि जो एटम है वो एक डिविजिबल पार्टिकल है और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आल्सो द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में डिफरेंट मैसेज, यानी कि जो एलिमेंट के मैसेज हैं, एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं मैसेज में, ठीक है। उनको आइसोटोप्स कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी कह लें आप एक तरह से उनका मास डिफरेंट होता है, ठीक है। दस सम ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वर फाउंड डिफेक्टिव एंड वर चेंज, ठीक है। उसने काम तो अच्छा किया था लेकिन कुछ पोस्टुलेट जो थे उसके वो ऐसे थे कि जिनको चेंज कर दिया गया, बाद में वो काम नहीं आया, तो वो गलत साबित हुए थे। ओके, तो अब मैंने आपको ब्रांचेस का फ़िलहाल करवा दिया है, फिर आगे अगला लेक्चर कल डिलीवर करूँगी, कल या परसों तक। और दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।